पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों से दूर हुई उबाठा पार्टी कृत्रिम हो गई है। शिवसेना उपनेता संजय निरुपम ने बोला जोरदार हमला। उबाठा ने कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। मुंबई अंधेरी पश्चिम में आयोजित एक पत्रकार परिषद में शिवसेना उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की रीढ़ पर खड़ी थी, वही पार्टी आज सत्ता की भूख में अपनी आत्मा बेच चुकी है। उबाठा गुट ने सत्ता के लिए कांग्रेस जैसी विचारधारा से गठबंधन कर लिया। जिस कांग्रेस के विरोध में बाला साहेब ठाकरे जीवन भर डटे रहे, उसी कांग्रेस से हाथ मिलाकर उबाठा ने साबित कर दिया कि अब पार्टी के पास विचार नहीं बचे, अब वह सिर्फ एक कृत्रिम संगठन बनकर रह गई है। निरुपम ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने स्वयं कहा था कि अगर हम कांग्रेस से साथ गए तो शिवसेना की दुकान बंद समझो, लेकिन आज वही दुकान कांग्रेस के खूंटे से बंद गई है। सत्ता की भूख में विचारों को गिरवी रखकर जिस प्रकार से गठबंधन किया गया है, वह सीधे सीधे ठाकरे साहब के विचारों की हत्या है। उन्होंने यह भी कहा कि जब पार्टी में असल विचार, असली नेतृत्व और असली दिशा नहीं बची तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाला साहेब ठाकरे का भाषण दिखाया जा रहा है। लेकिन विचार आर्टिफिशियल नहीं हो सकते, विचार तो आत्मा होते हैं किसी भी आंदोलन की, और जब आत्मा ही साथ नहीं तो तकनीक के साथ भाषण चला के कुछ नहीं बदलने वाला। निरुपम ने कहा कि उबाठा गुट अब सिर्फ नाम से शिवसेना है, असल में वह गुट बन चुकी है आर्टिफिशियल पार्टी की, जिसमें सिद्धांतों का स्थान अब कुर्सी की राजनीति ने ले लिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी उन्होंने उबाठा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं वही आज ममता बनर्जी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं, जो बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और विरोध की एक आवाज तक नहीं उठाते। यह केवल वोट बैंक की राजनीति है, सिद्धांतहीन सत्ता की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चल रही सुनवाई का जिक्र करते हुए निरुपम ने बताया कि अदालत ने पूछा कि क्या मंदिर ट्रस्ट में अन्य धर्मों के लोगों को शामिल किया जा सकता है, तो यह सवाल ही गलत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक गैर धार्मिक संस्था है जिसे सरकार से फंडिंग मिलती है, जबकि मंदिर ट्रस्ट एक धार्मिक संस्था है जिसमें केवल हिंदू ही होते हैं। सरकार का वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी निर्णय लेगा वह सभी को स्वीकार होगा, ऐसा विश्वास निरुपम ने जताया। हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सम्मान करना जरूरी है। इससे मराठी बच्चे तीनों भाषाओं मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण बनेंगे। पर जो लोग अंग्रेजी की अनिवार्यता पर आपत्ति नहीं करते, वही हिंदी का विरोध कर रहे हैं। यह राजनीति नहीं बल्कि दिखावा है, और हिंदी का विरोध केवल राजनीतिक ढोंग है जिसे जनता अब बखूबी समझ चुकी है। इस पूरे संवाद में संजय निरुपम ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि उबाठा विचारों की नहीं केवल सत्ता की पार्टी रह गई है, और जो पार्टी विचारों से कट जाती है वह चाहे जितनी तकनीक लगा ले जनता की नजरों में गिर ही जाती है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे माननीय न्यायाधीशों ने जो प्रश्न केंद्र सरकार से पूछा है, वो बुनियादी तौर पर गलत प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए यह कहा है कि क्या आप अपने मंदिरों के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को सदस्य बना सकते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मंदिरों के ट्रस्ट में एक समानांतर ढूंढने की कोशिश की है, एक पैरेलल ढूंढने की कोशिश की है, जो कि बुनियादी तौर पर गलत है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संगठन नहीं है। वक्फ बोर्ड एक केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वक्फ बोर्ड का किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं। अलग अलग राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड चलाने के लिए अनुदान दिया करती हैं। हाँ, मंदिर ट्रस्ट के बराबर अगर कोई ट्रस्ट है धार्मिक, तो वो मस्जिदों का ट्रस्ट है। मंदिर ट्रस्ट को बोलते हैं मंदिर प्रबंधन समिति, और मस्जिद ट्रस्ट को बोलते हैं मस्जिद इंतजामिया कमेटी।
ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों बराबर हैं। और इसलिए जैसे मंदिरों के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को सदस्य नहीं बनाया जाता है, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ऐसी एक परंपरा है। बिल्कुल सरकार और हम सब विश्वास करते हैं कि मस्जिदों की जो इंतजामिया कमेटी है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होने चाहिए। वो चाहे तो किसी गैर मुस्लिम को भी रख सकते हैं, उनके ऊपर है, ऐसा कोई कानून और कायदा जबरदस्ती नहीं है। और इस आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड पर सुनवाई करते हुए कहीं ना कहीं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है संविधान में उसका उल्लंघन है, तो मुझे लगता है ये खोज, ये शोध ही गलत है। क्योंकि वक्फ बोर्ड का कायदा बनाते समय संविधान के इस प्रावधान को टच नहीं किया गया, छुआ नहीं गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संगठन नहीं है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां अभी नहीं होनी चाहिए, उस पर स्थगन दिया, उन्होंने स्टे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जमीनों के रजिस्ट्रेशन का विषय है उसके ऊपर भी स्थगन हो, और वक्फ बाय यूजर यानी एक इस तरह का एक मतलब एक शब्द बन गया है, इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। वक्फ बाय यूजर जिसके कोई कागज पत्र नहीं है लेकिन वक्फ यूज कर रहा है, तो कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर को अभी टच मत करिए। अचानक लोगों को ऐसा लग रहा है कि वक्फ कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। ये सरासर गलत है। इस देश में एक न्याय प्रक्रिया है कि जब कोई भी विषय अदालत में जाता है तो वो एक अदालत के अधीन चला जाता है, न्याय प्रविष्ट बोलते हैं उसको हम, या अदालती मामला हो गया। और ऐसे में अगर कोई विषय अदालत में चला गया है तो तब तक उस विषय के ऊपर सरकारें कोई काम नहीं करती हैं जब तक अदालत फाइनल फैसला नहीं लेता। सब जुडिस मैटर, इसको सब जुडिस मैटर बोलते हैं। और इसलिए केंद्र सरकार अभी कोई एक्शन नहीं लेने जा रही है, कोई काम करने नहीं जा रही है। 7 दिन का विषय है और 7 दिन के अंदर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और इस कानून को बनाते समय केंद्र सरकार ने कैसे किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया, संविधान में जो स्थापित परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें जो स्थापित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको टच नहीं किया गया, उसका उल्लंघन नहीं किया गया है। और कैसे वक्फ के नाम पर एक लूट मची हुई है और चंद चुने हुए लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, यह सब केंद्र सरकार बताएगी। और निश्चित तौर पर यह भी बताएगी कि वक्फ के जरिए हिंदुस्तान की जो गरीब मुस्लिम विधवाएं हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आज लाभ नहीं मिल रहा है। और वो लाभ उनकी जगह किसी और कोई बड़े बड़े लोग लेके जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य है, जो गरीब और पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनको फायदा मिले, वक्फ की प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है उसका, इस उद्देश्य से कानून बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सुनवाई के दरमियान सरकार अपना पक्ष रखेगी। शिवसेना वक्फ कानून के पक्ष में पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि यह कानून किसी के धार्मिक मामले में दखलंदाजी नहीं है और किसी के धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। किसी की मस्जिद लूटने या दरगाह लूटने या मजार लूटने का कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसी किसी की कोई इच्छा नहीं। दूसरा विषय है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। महाराष्ट्र में कल ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और शिक्षा नीति के अनुसार महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं वो 1ली से लेकर 5वीं तक अनिवार्य रूप से अपनी मातृभाषा यानी मराठी सीखेंगी, देश की संपर्क भाषा यानी हिंदी सीखेंगी और पूरी दुनिया की संपर्क भाषा और अंग्रेजी सीखेंगी। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो मराठी माध्यम के स्कूल है और जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, इन स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाने की अनिवार्य व्यवस्था हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं किसी तरह से मराठी भाषा के खिलाफ जाने का कोई प्रावधान। मराठी भाषा को सीखने की अनिवार्यता, उसका सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा में कामकाज होना चाहिए, मराठी भाषा और उसकी संस्कृति का जितना उत्थान हो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन साथ साथ
महाराष्ट्र की जब नई पीढ़ी तैयार हो, आज जब एक हम ग्लोबल एज में जी रहे हैं, जब हम एक उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, तब हमारे बच्चे अपनी भाषा के साथ साथ अपना ये मराठी भाषा और उसकी संस्कृति का जितना उत्थान हो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र की जब नई पीढ़ी तैयार हो, आज जब एक हम ग्लोबल एज में जी रहे हैं, जब हम एक उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, तब हमारे बच्चे अपनी भाषा के साथ साथ अपनी मातृभाषा के साथ साथ दो और भाषा सीखकर उसमें पारंगत हो, ऐसी भूमिका, ऐसी अपेक्षा केंद्र सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की है। अगर महाराष्ट्र के बच्चे महाराष्ट्र में काम करते हैं, मराठी भाषा में संपर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र से बाहर जाएं काम करने, तो उनकी हिंदी भाषा इतनी प्रबल हो, इतनी सुदृढ़ हो कि वह हिंदी में कम्युनिकेट कर सके। इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी। बिल्कुल उसी तरीके से चूंकि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, एरा है हमारा, ऐसे में हमारे बच्चे जब महाराष्ट्र से निकल के, हिंदुस्तान से निकल के दुनिया के किसी कोने में जाएं, तो कम से कम वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा की भी समझ उनके पास होनी चाहिए। इसी सोच के आधार पर इस पूरे शिक्षा नीति को तैयार किया गया और लागू किया गया। कुछ नेता लोग, कुछ पार्टियां और कुछ नेता जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर राजनीति करती हैं, उन लोगों ने इस पर ऐतराज किया है। ऐसे पार्टियों के नेता स्वयं जर्मन भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। उनके बच्चे अंग्रेजी सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, बाकी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सर्वसामान्य बच्चे अंग्रेजी और हिंदी नहीं सीख सकते, या हिंदी सिर्फ नहीं सीख सकते, इस प्रकार का आग्रह रख रहे हैं। यह आग्रह दोषपूर्ण है। मैं ऐसे तमाम नेताओं से निवेदन करूंगा कि मराठी भाषा के सम्मान के पक्ष में पूरी सरकार है, लेकिन साथ साथ हिंदी भाषा सीख लेने से कोई नुकसान नहीं है, कोई किसी बच्चे का को तकलीफ नहीं होगी। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुझे लगता है जो विरोध करने वाले लोग हैं अपने विरोध को वापस लें, ऐसा मेरा आग्रह है। और तीसरी बात, जो उबाठा का एक सम्मेलन चल रहा है, उस सम्मेलन में बाला साहब जी का एक कुछ मिनटों का भाषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, उस माध्यम की तरफ से, उस माध्यम के द्वारा उबाठा के कार्यकर्ताओं को सुनाया गया। सच यह है कि उबाठा बाला साहब के विचारों से बहुत दूर चली गई है। बाला साहब के विचारों को उबाठा ने त्याग दिया है, और यही वजह है कि अब बाला साहब के विचारों को कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उसके माध्यम से लोगों के समक्ष रख रहे हैं। मतलब ये पूरी पार्टी ही आर्टिफिशियल और कृत्रिम हो चुकी है। क्योंकि बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से पहले मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता की लालच में बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी करते हैं, हिंदुत्व के साथ गद्दारी करते हैं, बाला साहब के विचारों को त्यागते हैं। अब उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बाला साहब के विचारों को लोगों के सामने पेश करने की मजबूरी हो रही। उन्होंने कहा बड़े गर्व से, जोर से कहा कि मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। आज ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि सच यह है कि आपने हिंदुत्व छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के नए कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदुओं की हत्या की, ऐसी परिस्थिति निर्माण की कि वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो जो लोग हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो वक्फ का विरोध कर रहे हैं, और उन्हीं उसी कानून का विरोध आप कर रहे हैं। मतलब आप मुर्शिदाबाद के मुसलमान, जो दंगाई मुसलमान हैं, जिहादी मुसलमान हैं, उसके समर्थक हैं, उसके समर्थन मतलब आपने बाला साहब के हिंदुत्व को त्याग दिया है। आज पूरा महाराष्ट्र आपके ऊपर थू थू कर रहा है कि बाला साहब जी ने पूरी जिंदगी जिस हिंदुत्व की रक्षा की, हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की, उस हिंदुत्व को त्याग कर आप चंद मुस्लिम वोटों के साथ इस प्रकार का समझौता कर रहे हैं। और इसलिए आपको जोर से बोलना पड़ता है कि आप हिंदुत्व नहीं छोड़े हैं, आपने छोड़ा नहीं है। सच है कि आपने हिंदुत्व त्याग दिया है, यह पूरे महाराष्ट्र को पता चल गया है।
सरकार आजच्या 3 सब्जेक्ट आहे, 3 विषय आहे. पहिला विषय म्हणजे सुप्रीम कोर्ट मध्ये जो वक्फ कायद्यावर सुनवाई चालू आहे त्याच्याबद्दल. सुप्रीम कोर्टनी जो एक मोठा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे आणि केंद्र शासनाकडून एक प्रश्न विचारलेला आहे की तुम्ही तुमचे मंदिरचे ट्रस्टमध्ये बिगर हिंदूला सदस्य बनवणार का. हा प्रश्नच एकदम चुकीचा आहे. कारण असं आहे की वक्फ बोर्ड आणि मंदिर याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा पॅरलल नाही आहे. वक्फ बोर्ड एक नॉन रिलिजियस ऑर्गनायझेशन आहे, स्टॅच्युटरी बोर्ड आहे आणि कायद्याप्रमाणे स्थापित एक संस्था आहे. मंदिर बोर्ड, मंदिर ट्रस्ट म्हणजे मंदिरच्या पॅरलल मस्जिदचा ट्रस्ट असतो, मंदिर प्रबंधन समिती आणि मस्जिद इंतजामिया कमिटी. तर मस्जिद इंतजामिया कमिटीमध्ये कोणीही सांगत नाही की त्याच्यामध्ये तुम्ही नॉन मुस्लिमला मेंबर करा. त्याचप्रमाणे जो मंदिर प्रबंधन समिती असतो त्याच्यामध्ये पण फक्त आणि फक्त हिंदू मेंबर असतात. तो हा जो सुप्रीम कोर्टचा एक प्रश्न आहे तो चुकीचा प्रश्न आहे. दुसरा विषय म्हणजे त्यांनी सांगितलेला आहे की जो नवीन वक्फ बोर्ड तुम्ही गठीत करण्याची तयारी करतात त्या गठीत करू नका, त्याच्यामध्ये नवीन मेंबर तुम्ही अपॉइंट करू नका. तिसरा विषय आहे जो वक्फ बाय युजरमध्ये वक्फची प्रॉपर्टी जो वापरले जात आहेत त्याच्यावर तुम्ही काही आता निर्णय घेऊ नका. लोकांना असं वाटतो की वक्फ कायद्यावर सुप्रीम कोर्टनी स्टे लावलेला आहे. असा होत नाही, असा हा खरं नाही आहे. खरं काय आहे, जेव्हा कुठल्याही विषय न्यायालयामध्ये जातो तो न्यायालय प्रविष्ट होऊन जातो, म्हणजे तो सबज्युडिस होऊन जातो. आणि जोपर्यंत न्यायालयाकडून एक फायनल डिसिजन येत नाही तोपर्यंत तो एक सबज्युडिस मॅटर असतो आणि त्याच्यावर काही ॲक्शन कायद्याप्रमाणे कोणीही सरकार घेऊ शकत नाही. असा एक आमच्याकडे न्यायिक प्रक्रिया आहे आणि या न्यायिक प्रक्रियाचा आम्ही सन्मान करतो. वक्फ बोर्ड बद्दल सुप्रीम कोर्टमध्ये जे काही सुनवाई चाललेली आहे ते चालू राहायला पाहिजे. 7 दिवसात केंद्र शासनाकडून एक जवाब देण्याची एक मुदत सुप्रीम कोर्टने दिलेला आहे आणि त्या मुदतचा आम्ही सन्मान करतो. आणि केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर जे काही सुप्रीम कोर्टचे माननीय न्यायाधीशच्या मनात जे प्रश्न आहेत ते प्रश्नाचा उत्तर आम्ही देणार. आम्ही स्पष्टपणे सांगतो, वक्फ बोर्ड म्हणजे जो नवीन कायदा आहे त्या कायद्याप्रमाणे आम्ही कुठल्याही वक्फची जमीनवर कब्जा करण्याची कोणाचीही इच्छा नाही आणि या कायद्यामध्ये अशी काही तरतूद पण नाही. दुसरा, जे काही विवादित विषय आहेत त्याच्यावर एक ट्रिब्युनल होईल आणि ट्रिब्युनलमध्ये एक निर्णय होईल. आणि तिसरा विषय आहे की धार्मिक स्वतंत्रताचा जो एक अधिकार आहे, हक्क आहे संविधानमध्ये, आमच्या घटनामध्ये, त्या हक्काच्या कुठल्या प्रकारचा उल्लंघन वक्फ कायद्याप्रमाणे होत नाही. कारण वक्फ म्हणजे एक धार्मिक संघटन नाही, या बिगर धार्मिक संघटन आहे. वक्फ म्हणजे एक शासकीय संघटन आहे ज्याला स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटतर्फे फंड पण जातो, काहीतरी पैसे पण देतात. यासाठी तो संविधान आणि घटनाची जो व्यवस्था आहे, जो तरतूद आहे, त्याच्या कुठल्या प्रकारचा उल्लंघन या कायद्यामध्ये नाही झालेला आहे. आता आम्ही ठामपणे सांगतो हा विषय. आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये जे काही चाललेले आहे सुनवाई, त्या सुनवाईवर आम्हाला भरोसा आहे आणि त्या भरोसाप्रमाणे आम्ही पुढे जाणार. दुसरा विषय म्हणजे हिंदी. महाराष्ट्र शासनाने एक जो नव्या आमच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आहे ते लागू केलेली आहे आणि त्या शिक्षण धोरणप्रमाणे आता महाराष्ट्रात 1ली पासून 5वी पर्यंत सर्व मुलांना, जे मराठी आहेत, गैर मराठी आहेत, महाराष्ट्रात राहणारे सर्व मुलं आणि मुलींना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या अनिवार्यता शिकला पाहिजे, असा एक व्यवस्था आहे. याच्यामध्ये काही चूक नाही, काही गैर नाही. मराठीची अनिवार्यता अक्षुण्ण राहिली पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण पद्धतीमध्ये प्रत्येक मुलांना मराठी अनिवार्य शिकला पाहिजे, ही व्यवस्था आहे.
हिंदी म्हणजे एक संपर्क भाषा आहे राष्ट्रीय देशात. तो आमचे मराठी मुलं आणि मुली हिंदी शिकून संपूर्ण देशात एक अभिव्यक्त करू शकतात, कम्युनिकेट करू शकतात. यासाठी बेसिक हिंदीची नॉलेज त्यांना झाला तर काही त्याच्यामध्ये काही गैर नाही होईल. याचा ज्याप्रमाणे विरोध होत आहे आणि मला बडा आश्चर्य वाटतो की इंग्रजीची जो अनिवार्यता आहे त्याच्यावर तर राज नाही आहे. इंग्रजी म्हणजे एक परदेशी भाषा आहे. त्या भाषाचा आम्ही सन्मान करतो. आमचे मराठी मुलं जेव्हा इंग्रजी शिकणार तेव्हा ते ग्लोबली संपूर्ण जगात जाऊन कम्युनिकेट करू शकतात. ही ताकद नवीन शिक्षण नीती, शिक्षण धोरण तर्फे मराठी मुलांना दिलं जात आहे. पण प्रश्न असा आहे की जे काही लोक मराठी भाषाच्या नावाने राजकारण करतात मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये, त्यांना इंग्रजीची अनिवार्यतावर काही एतराज नाही, पण हिंदीची अनिवार्यतावर एतराज आहे. हा एक प्रकारचा ढोंग आहे. मी सर्वांना असं सांगतो, तुमचे जो बालमुलं आहेत ते मराठी शिकतात, जर्मन भाषा शिकतात, बाकी परदेशी भाषा शिकतात, पण हिंदी शिकण्यामध्ये तुम्हाला एक जो ऐतराज आहे, जो तुम्हाला एक प्रॉब्लेम होतो, त्याच्यामध्ये काहीतरी चूक आम्हाला दिसतो. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा सन्मान झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात एक नवीन पिढी अशी तयार होईल मराठी मुलांची, मराठी मुलींची, जे तीनही भाषामध्ये पारंगत होणार. मराठी मुलींची जे तीनही भाषामध्ये पारंगत होणार, मराठीमध्ये पारंगत होणार, त्यांची मातृभाषा आहे झालाच पाहिजे. हिंदी देशाची संपर्क भाषा आहे त्याच्यामध्ये पारंगत होणार. आणि इंग्रजी जो संपूर्ण विश्वाची भाषा आहे, कुठले खूप असे देश आहेत जिकडे इंग्रजी ते बोलत नाही, म्हणजे फ्रान्स आहे, जर्मनी आहे, तुम्ही आफ्रिकन कंट्रीमध्ये पण आहेत, लॅटिन कंट्रीमध्ये आहेत, स्पेन आहे, तरीही इंग्रजी एक 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 संपूर्ण विश्वात जगात एक संपर्क भाषा म्हणून सगळे यूज करतात. रशियन प्राईम मिनिस्टर पण, रशियन प्रेसिडेंट पण कधी कधी इंग्रजी बोलतात. इटलीची जो प्राईम मिनिस्टर आहेत ते पण इंग्रजीमध्ये जाऊन अमेरिकामध्ये वार्ता करत आहेत. म्हणजे त्यांच्या आई वडिलांनी, त्यांच्या सरकारने कधीतरी इटली जो त्यांची इटालियन लँग्वेज जो त्यांची एक मातृभाषा आहे त्याच्याबरोबर इंग्रजी शिकण्याची एक व्यवस्था केली होती. याचप्रमाणे आमचे नवीन जनरेशन, जो नवीन पिढी आहे, त्याला एक संपूर्ण देशात काम करण्याची एक नवीन संधी भेटेल, संपूर्ण जगात काम करण्याची एक मोठी संधी भेटेल, याची व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षण धोरणमध्ये आहे. आणि याचप्रमाणे ज्या लोकांना ह्या धोरणावर ऐतराज आहे त्यांच्याशी आमचं निवेदन आहे की तुम्ही ऐतराज करू नका, तुम्ही आपत्ती करू नका आणि हे नवीन धोरणला स्वीकार करा आणि एक नवीन जनरेशन, एक नवीन पिढी, एक नवी पिढी महाराष्ट्रामध्ये तयार होऊ द्या. तिसरा विषय आहे म्हणजे कालच बालासाहेबांची एक AI भाषण झालेलं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे भाषण झालेलं आहे. आता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स माध्यमतर्फे बाळासाहेबांचं भाषण करण्याची गरज भासली यांना, उबाठावाल्यांना, त्यांना मी एवढंच सांगतो की आता तुमच्या संपूर्ण पक्षात कृत्रिम झालेली आहे. उबाठा स्वतः आर्टिफिशियल झालेली आहे. आता यांच्यावर अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की ते बालासाहेबांचा जो मूळ विचार आहे त्या विचारापासून फार लांब गेलेले आहेत. बालासाहेबांनी सांगितलं होतं की काँग्रेस बरोबर कधीही युती नाही केली पाहिजे. काँग्रेस बरोबर युती जेव्हा करण्याची जो एक गरज पडेल त्याच्याऐवजी बाळासाहेबांनी सांगितलं मी शिवसेनाची दुकान बंद करणार. आज उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांची विचाराशी गद्दारी करून हिंदुत्व सोडला आणि आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स माध्यम तर्फे बाळासाहेबांच्या एक स्पीच, त्यांच्या भाषण ते त्यांचे कार्यकर्ता बरोबर पेश करत. म्हणजे त्यांना पण असा एक विश्वास झालेला आहे की बाळासाहेबांचा जो विचार आहे, मूळ विचार, त्याच्यापासून ते खूप लांब गेलेले आहेत. आणि यासाठी या पक्षच आता कृत्रिम आणि आर्टिफिशियल झालेला आहे. या पक्षाला आता त्यांच्या मेळाव्यामध्ये असं बोलण्याची गरज पडतो की आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही.
तुम्ही हिंदुत्व सोडलेलं आहे का? पश्चिम बंगालमध्ये मुर्शिदाबादमध्ये तिकडे वक्फच्या नावाने वक्फ कायद्याच्या विरोधात एक मोठा आंदोलन होतो आणि त्या आंदोलनामध्ये हिंदू लोकांची हत्या होते. हिंदू लोकांवर एक जबरदस्त दबाव टाकून त्यांना पलायन करण्यासाठी ते तिकडचे जो वक्फ समर्थक आहेत ते विरोध ते पलायन करण्यासाठी त्यांना मजबूर करतात, लाचार करतात. यानी ज्या लोकांनी वक्फ कायद्याच्या विरोधात जाऊन हिंदू लोकांची हत्या केली त्या लोकांबरोबर उबाठा आज उभा आहे. त्या लोकांबरोबर त्या लोकांसारखे उबाठावाले वक्फ कायद्याचा विरोध करतात पार्लमेंटमध्ये आणि पार्लमेंटच्या बाहेर पण. म्हणजे तुम्ही हिंदूच्या विरोधात गेलेले आहात, तुम्ही हिंदू भावनाचा अपमान करत आहात आणि यामुळे तुम्हाला आता जोरात बोलायची गरज पडतो की आम्ही हिंदुत्व सोडलेला नाही. तुम्ही हिंदुत्व सोडलेला आहात. तुम्ही आता मुस्लिम मतांसाठी तुम्ही तडजोड केलेला आहात, कॉम्प्रोमाइज केलेला आहात आणि आता हिंदुत्वाचे तुम्हाला काहीही घेणं देणं नाही असं आमची भूमिका आहे. आमच्या एक स्पष्ट विश्लेषण आहे तुमच्यासाठी. हा झाला मराठीमध्ये. आता येत नाही म्हणून हिंदी लागू नका. कोणाला इंग्रजी येत नाही, कोणाला इंग्रजी येत हा मोठा विषय नाही आहे. कारण अंग्रेजी जो आहे तो परदेशी विषय आहे. कोणी बोलू शकतो हा त्यांच्यावर आहे. पण हिंदी आमची भाषा आहे, या देशाची भाषा आहे, या देशाची संपर्क भाषा आहे. यासाठी सर्व लोकांना हिंदी शिकला पाहिजे. मी असं सांगत नाही की तुमची मातृभाषाला तुम्ही साईडलाईन करून त्याच्याबरोबर कॉम्प्रोमाइज करून तुम्ही हिंदी शिका. नाही, तुम्ही तुमची मातृभाषाचा सन्मान करा. आम्ही पण सन्मान करतो. पण अजून एक भाषा हिंदी भाषा शिकल्यानंतर तुम्ही या देशात एक चांगल्या रीतीने कम्युनिकेट करू शकता. यासाठी हिंदीचं शिक्षण, हिंदी शिकणं अनिवार्य झालं पाहिजे. मनसेने दादर परिसरात एक बॅनर लावले आहे ज्याच्यावर लिहिले आहे आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही, असं आम्ही या बर्दाश्त करणार नाही हिंदी भाषा. मी सांगितलं ना की मनसेचे काही नेते आहेत त्यांचे बालामुळे मराठी जे त्यांची मातृभाषा शिकलं पाहिजे त्याच्याबरोबर ते जर्मन शिकतात. त्यांच्यामुळे इंग्रजीमध्ये बोलतात, इंग्रजी शिकतात. पण हिंदीचा का विरोध आहे? हिंदी म्हणजे कोई एक साम्राज्यवादी भाषा नाही आहे. हिंदी म्हणजे एक या देशामध्ये जोडणारी एक भाषा आहे. आणि तुम्हाला तुमच्या मनात जर एक राष्ट्रवादाची भावना आहे, तुमच्या मनात जर संपूर्ण देशाबरोबर जोडण्याची भावना आहे, तो हिंदी एक सर्वोत्तम भाषा जोडण्यासाठी आहे आणि जुळला पाहिजे. साधारणपणे हिंदी मुंबई व महाराष्ट्रामध्ये बोलली जाते, पण मनसेचं असं म्हणणं आहे की हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा त्यांचा विरोध आहे. सक्ती नाही आहे, असं काही सक्ती नाही आहे. आमचे मुलं जेव्हा पहिलीमध्ये जातात तेव्हा जो इंग्रजी माध्यम आणि मराठी माध्यमचे स्कूल आहे त्याच्यामध्ये एक अशी व्यवस्था केली जात आहे की तुम्ही मराठी आणि इंग्रजी बरोबर हिंदी पण शिकून घ्या. अजून एक भाषा शिकणार त्याच्यामध्ये काही नुकसान नाही ना. मी हिंदी भाषिक आहे पण मराठी भाषा मी शिकण्याचा प्रयत्न करतो, बोलतो. माझं नुकसान आहे का? माझा लाभ आहे याच्यामध्ये. मराठी साहित्य वाचू शकतो, मराठी न्यूजपेपर वाचू शकतो, मराठी लोकांचं कम्युनिकेट करू शकतो. याचप्रमाणे आमचे मराठी भाषिक बालामुळे जर हिंदी शिकणार तर हिंदीमध्ये लोकांना कम्युनिकेट करू शकतात. महाराष्ट्रात मराठीमध्ये कम्युनिकेट करा, काही हरकत नाही, याचा सन्मान झाला पाहिजे. पण महाराष्ट्रात बाहेर जेव्हा तुम्ही महाराष्ट्रापासून बाहेर जाता तेव्हा कुठल्या प्रदेशात तुमची भाषा जब नाही समजणार तर तुम्ही त्यांची भाषामध्ये कम्युनिकेट करू शकता. यूपीमध्ये, बिहारमध्ये, मध्य प्रदेशमध्ये, राजस्थानमध्ये, दिल्लीमध्ये, पंजाबमध्ये, अशा खूप सारे असे प्रदेश आहे. साऊथ इंडियन स्टेट जो आहे त्यांची परिस्थिती जरा बघा. ते पण जो तमिळ आहे किंवा तेलुगू आहे किंवा कन्नड आहेत, समजा त्यांना त्यांची मातृभाषा येत आहे आणि समजा दुसरी भाषा म्हणून त्यांना इंग्रजी येत नाही, ते हिंदीमध्ये कम्युनिकेट करतात. तो हा एक चांगली व्यवस्था आहे, एक चांगला धोरण आहे. या धोरणाचा सन्मान केला पाहिजे आणि या धोरण लागू झाला पाहिजे. एकनाथ शिंदे
फडणवीस सोबत आहे, फडणवीसांची भूमिका तुम्हाला मान्य आहे का? बाळासाहेबांची काय भूमिका होती वेगवेगळ्या विषयावर यामा सर्वांना माहीत आहे, पण उबाठाचे जो नेता आहेत, सर्व नेते मंडळी आहेत, ते बहुतेक बाळासाहेबांचा विचार विसरलेले आहेत. त्यांच्या विचारावर आता त्यांचा भरोसा राहिलेला नाही. त्यामुळे ते काँग्रेसबरोबर एक युती त्यांनी केलेली आहेत. राहिला गोष्टी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसची, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, महाराष्ट्राच्या लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत आणि महाराष्ट्राचे विकास आणि कल्याणासाठी ते जोरात काम करत आहेत. त्यांच्या मनात महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्याचा एक विचार आहे आणि त्या विचाराबरोबर शिवसेना सहमत आहे आणि त्या विचाराबरोबर शिवसेना काम करत है. कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है हम उसका स्वागत करते हैं, हमारा उसका कोई विरोध नहीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गलत सवाल केंद्र सरकार से पूछा है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के ऊपर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या आप अपने मंदिर के ट्रस्ट में, क्या आप अपने मंदिर, एक मिनट जल्दी जल्दी एक मिनट रुक जाते हैं. कल जो बोहरा समाज के, मुस्लिम समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे, उन्होंने स्वयं वक्त मांगा था और उस मीटिंग का जो उद्देश्य था मुख्य तौर पर यह था कि वक्फ कानून में जो परिवर्तन हुआ है, जो संशोधन हुआ है, उसका समर्थन ये दाऊदी बोहरा समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि समझदार लोग हैं. इन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंदुस्तान में भयंकर लूट हो रही है. इस लूट को रोकने का जो आपने अभियान शुरू किया उसका हम समर्थन करते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं. सच्चर कमेटी जो कांग्रेस के जमाने में बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि वक्फ बोर्डों के पास इतनी जमीन है, किसी जमीन पे 5 स्टार होटल है, किसी जमीन पे शॉपिंग मॉल है, जमीनों का कारोबार हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा है. तो इतनी जमीन है कि प्रति वर्ष 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड के खजाने में आ सकता है हर साल. लेकिन ये वक्फ वाले इतने बड़े चोर और निकम्मे हैं कि 12,000 करोड़ कमा करके समाज के गरीब लोगों के बीच बांटने के बजाय ये अपना वक्फ बोर्ड चलाने के लिए सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार से अनुदान लेते हैं. वक्फ बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राज्य सरकारों से अनुदान लेते हैं और जो खरीद फरोख्त में कमाई होती है वो खुद अपने जेब में रख लेते हैं. तो ऐसे में अगर दाऊदी बोहरा समाज के लोग प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं एक नया कानून वक्फ के लिए बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है. हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. जी का कहना है कि जिस तरह से जो जुडिशरी काम कर रही है, कहीं ना कहीं सुपर पार्लियामेंट का काम हो रहा है, इस तरह की कल्पना नहीं की जा. देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे देश में एक अरसे से चिंता का विषय रहा है. जुडिशियल आउटरीच के नाम पे सुप्रीम कोर्ट जब कार्यपालिका के कामकाज में दखलंदाजी करती है तो निश्चित तौर पर कार्यपालिका के प्रमुखों को दुख होता है, उनकी चिंता बढ़ती है. भारत के संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं और 3 संस्थाएं हैं और तीनों संस्थाओं को उनका कामकाज निर्धारित करके दिया गया. पहली विधायिका है जिसका काम कानून बनाना है, दूसरी कार्यपालिका है जिसका काम कानून को लागू करना है, और तीसरी है न्यायपालिका. उसको ये देखना है कि यह कानून संविधान के ढांचे के अंतर्गत बनाया गया कि नहीं, उसको सिर्फ संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करनी होती. कल जो उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बात कही है वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदया को निर्देश दिया है कि कोई भी विधेयक अगर पास होता है तो उसको कानून बनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित आप करिए. सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को
कभी भी आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ कानून की और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करना है, कार्यपालिका को आदेश देना नहीं। सर, झारखंड के मुद्दे सब्र कर रहा है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो सड़क पर मारकाट होगा, इस प्रकार का बयान एक मंत्री झारखंड सरकार के लिए। ऐसे ही मंत्रियों के लिए मैंने कहा था और फिर कह रहा हूं कि जो जिहादी प्रवृत्ति लेकर, दंगाई प्रवृत्ति लेकर सरकारों को चैलेंज करते हैं, पुलिस वालों को चैलेंज करते हैं, उनके लिए भी पुलिस को और सरकार को किसी प्रकार की दया माया नहीं दिखाना चाहिए। अगर वो सड़क पर उतरेंगे तो निश्चित तौर पर वहां के राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, नहीं तो सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि उनसे उतनी ही ताकत से निपटा जाए, क्योंकि देश में कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है। अब वो कानून सही है, गलत है, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप है कि नहीं है, इसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन वक्फ कानून के नाम पर जिस तरीके से मुस्लिम लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं और हिंदू मुस्लिम दंगे का माहौल बनाया जा रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जो सरकारी व्यवस्था को चैलेंज करेगा उसका अच्छा इंतजाम करना चाहिए। बंगाल में हिंसा रुक नहीं रही है, कई हिंदुओं के अत्याचार के मामले सामने आए हैं, ऐसे पर ममता सरकार को करिए कि जाकर दिल्ली में प्रदर्शन करो, जो वहाँ के दंगाई है, उपद्रवी है, उनको करिए अब दिल्ली जाकर उकसाने वाला बयान नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी वो सेकुलरिज्म के नाम पर एक प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। मुस्लिम वोटों के लिए वो एंटी हिंदू स्टैंड लेती हैं और कई बार पूरे देश के हित में कोई फैसला हो तो वो इस प्रकार से ढूंढने की कोशिश करती है कि इसलिए मुस्लिम भावनाएं कैसे रिएक्ट कर रही हैं। चूंकि वक्फ कायदा को लेकर के पश्चिम बंगाल के जो दंगाई और जिहादी प्रवृत्ति के मुसलमान हैं वो नाराज हो रहे हैं, तो अपने मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए उन दंगाइयों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ऊपर से उनको भड़का रही हैं कि आप दिल्ली जाके दंगा करो। ऐसे ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। कई लोगों ने डिमांड की है, उस मांग के ऊपर केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हिंसा रोकने से असमर्थ हो जा रही है या मुस्लिम वोटों के दबाव में आकर के वहां का प्रशासन नहीं चला पा रही है, तो क्या केंद्र सरकार के सामने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई विकल्प है? इस विकल्प के ऊपर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, मराठी भाषा के मुद्दे पर संजय राउत ने कहा कि मोदी और शाह को अंग्रेजी नहीं आती है तो वो अपनी हिंदी यहाँ पर ना थोपे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अंग्रेजी बोले ये जरूरी नहीं है। अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है, भारत की भाषा नहीं है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अंग्रेज आए, यहाँ राज किए और अंग्रेजी भाषा छोड़कर चले गए। ऐसे में कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलना चाहे ना चाहे उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो महज हिंदी के नाम पे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी इस देश की मिट्टी की भाषा है, पूरे हिंदुस्तान की एक संपर्क भाषा है। और अगर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हिंदी के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या संजय राउत महाराष्ट्र को, देश को तोड़ने का कोई ख्वाब देख रहे हैं? अगर हिंदी सीख करके कोई मराठी व्यक्ति, कोई मराठी नौजवान पूरे हिंदुस्तान में अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी में कम्युनिकेट करने का स्किल हासिल करता है, तो इससे संजय राउत के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सर, एक बैनर लगा हुआ है, एक तो मन से इसका विरोध कर रही है राज ठाकरे, कह रहे हैं हम इसको लागू नहीं होने देंगे, अनिवार्यता हिंदी की। दूसरा, दादर माही में पोस्टर लगे हुए हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। ये मनसे वाले बहुत बड़ा ढोंग कर रहे हैं। इनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, तब इनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन हिंदी जो इस देश की भाषा, मिट्टी की भाषा है, जो इस देश की संपर्क भाषा है, जो इस देश को जोड़ने का काम करती है, उस भाषा पर इनको इतना ऐतराज हो रहा है। यह कुछ नहीं, मराठी भाषा के नाम पर राजनीति है।
मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक राजकारण है। मैं मराठी भाषिक समाज को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो पैरोकियल मेंटेलिटी के लोग हैं, जो क्षेत्रवाद का जहर फैलाते हैं, जो आपका विकास नहीं चाहते, जो महाराष्ट्र का विकास नहीं चाहते, मराठी बच्चों के लिए नहीं चाहते कि वो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जाकर के अपनी सफलता का झंडा बुलंद करें, ऐसे लोगों के दुष्प्रचार में मत आइए। हम हिंदू भी हैं और मराठी भी हैं और हिंदी भी हैं। सर, घाटकोपर में एक मामला आया, गुजराती बनाम मराठी, एक मराठी फैमिली को कहा गया कि नॉनवेज आप यहाँ सोसाइटी में नहीं खा सकते हो, उसको लेके मंत्री वालों ने वहाँ पे हंगामा किया, आप क्या कहना चाहिए? सभी की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, किसी पर अपना विचार थोपने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर घाटकोपर की कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जहाँ समझ लीजिए कि सारे के सारे जैन लोग रह रहे हैं या शाकाहारी लोग रह रहे हैं, अगर उनका आग्रह है कि भाई हम सिर्फ शाकाहारी खाएंगे, तो कोई ज़बरदस्ती जाकर के वहाँ मटन खाए, मांस मच्छी खाए, मुझे लगता है कि इस तरह के टकराव को टालना चाहिए। हमारा देश सहिष्णुता के विचार पर विश्वास करता है। सहिष्णुता का मतलब यह हुआ कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है, मान लीजिए, और वो मांसाहारी है और उसको मांसाहार करना है, तो उस बिल्डिंग के लोगों को भी उस व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सवाल पूछ। घाटकोपर मध्ये जे काही गुजराती मराठी वाद मांसाहारच्या नावाने सुरू झालेला आहे तो एकदम निषेधात्मक आहे। आमच्या देशात काही लोग, खूप सारे असे लोक आहेत जे शाकाहारी आहेत, मांस मच्छी खात नाही, त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे। पण त्याचप्रमाणे कोणीही कुठली बिल्डिंगमध्ये समजा कोई माणूस आहे आणि त्यांना मांसाहार करायचा आहे, मटण खायचं आहे, मच्छी खायचं आहे आणि त्यांच्या घरात खायचं आहे, तो कोणीही त्यांना थांबू शकत नाही, रोखू शकत नाही। हा पण एक चुकीचा स्टँड आहे। आमच्या देशात एक सहिष्णुताची एक भावना आहे। प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक समाजच्या लोकांना एकमेकांचा जो विचार आहे, एकमेकांचा जो विश्वास आहे, भरोसा आहे, त्याचा आस्था आहे, त्याचा सन्मान केला पाहिजे। सर, मराठी भाषेवर, हिंदी भाषेवर राज ठाकरे म्हटलं की राज्यामध्ये मी हिंदू आहे पण हिंदी भाषेत बोललो म्हणजे एकच विषय आहे की जेवढा मोठा विरोध हिंदीचा होत आहे तेवढा मोठा विरोध इंग्रजी आणि जर्मन आणि स्पॅनिश भाषाचा का करत नाही तुम्ही? इंग्रजी भाषा परदेशी भाषा आहे, जर्मन भाषा परदेशी भाषा आहे, स्पॅनिश भाषा परदेशी आहे, हिंदी हिंदुस्तानची मातीची भाषा आहे। बाळासाहेब पण हिंदीमध्ये बोलत होते, खूप सारे इंटरव्ह्यू दिलेले आहेत। तुम्ही पण हिंदीमध्ये इंटरव्ह्यू देता, तुमचे मुलं मुली इंग्रजीमध्ये बोलतात, तुमचे मुलं जर्मन शिकतात, त्याचा हिंदी शिकण्यामध्ये काय फरक, काय प्रॉब्लेम आहे बाबा? हां, आम्ही हे सांगत नाही की मराठीची जो अनिवार्यता आहे त्याला साइडलाइन करून तुम्ही हिंदी शिका, नाही। मराठी महाराष्ट्राची लोकांची मातृभाषा आहे, महाराष्ट्राची राजभाषा आहे, याचा सन्मान झालाच पाहिजे आणि याचा सन्मान केला पाहिजे। म्हणजे याच बरोबर जर हिंदी आणि इंग्रजी पण आमचे मराठी मुलं शिकले तो त्यांचा स्किल वाढेल आणि त्यांचा फायदा हो। सर, जिस तरह से कि हिंदी लागू होने पर उच्च न्यायालय द्वारा हिंदी भाषियों ने तो स्वागत किया, मगर जिस तरह से मन से भी कहा मैं अपनी स्टाइल में जवाब दूंगा, लागू होने नहीं दूंगा, तो सरकार की क्या स्टाइल होगा, उस पर क्या कानून कार्रवाई करेगी? सरकार का काम है नीति बनाना और उसको कानून के दायरे में रह के लागू करना। अगर उस नीति के खिलाफ कोई है तो निश्चित तौर पर कानून के दायरे में रह करके अपनी भावना प्रकट कर सकता है। लेकिन जब कानून के दायरे से बाहर जा करके कोई अगर उस नीति का विरोध करता है तो सरकार उससे बिल्कुल निपटेगी और निपटना चाहिए। धन्यवाद।